बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 28 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं कलंदर ज़ात। ये एक मुकम्मल किताब है। आवाज तालिया, मुसन्निफ अमजद जावेद। ये किताब 1874 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 28 सफ़ा नंबर 269 से। मैंने एक लम्हे के लिए इंस्पेक्टर की तरफ देखा और उठकर नीचे आ गया। मैं समझ गया था कि वो मुझे मारकर यहीं कहीं फेंक देंगे, तो फिर क्यों ना लड़कर ही मारा जाए। तब मैंने इंस्पेक्टर की तरफ देखकर कहा, तुम लोग क्या चाहते हो, साफ बताओ, इधर देखो। उसने एक समत इशारा करते हुए कहा। सड़क से जरा हटकर फसलों के दरमियान कच्चा रास्ता जा रहा था। वहां एक 4 व्हील जीप खड़ी थी, जिसके बाहर पीरज़ादा वकास दोनों हाथ बांधे खड़ा था। उसकी आंखों पर चश्मा था। जाओ, चले जाओ, वो जाने और तुम। मेरे सामने एक मजीद सवालिया निशान आन ठहरा। क्यों इतनी दिलचस्पी ले रहा है मुझ में? इस वक्त आफियत इसी में थी कि पुलिस के नरगे से निकलकर पीरज़ादा वकास के साथ चल दूं। वो क्यों दिलचस्पी रखता है, ये थोड़ी देर के बाद खुल जाने वाला था। मैं इसकी तरफ चल पड़ा तो पुलिस वाले कैदियों की गाड़ी समेत चल दिए। मैं उसके पास पहुंचा तो उसने बड़ी गर्मजोशी से मेरी जानब हाथ बढ़ाया। जमाल, एक नई जिंदगी मुबारक हो। मैं उसका हाथ थामते हुए पूछा, नई जिंदगी? मैं समझा नहीं। आओ मेरे साथ, सुकून से चलकर बैठकर बात करते हैं। ये कहकर उसने अपना हाथ छुड़ाया और ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। मैं उसके साथ पैसेंजर सीट पर आया तो उसने जीप बढ़ा दी। उसका रुख कस्बे की तरफ था। पहली बार मैंने पीरज़ादा वकास को अकेले देखा था, वरना हमेशा उसके साथ गार्ड्स होते थे। मैं वहां से भागना चाहता तो आसानी से भाग सकता था, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी। वो कस्बे की तरफ चल पड़ा था। मैं खामोश रहा और उसके बात करने का इंतजार करता रहा। उसकी तवज्जो सड़क पर थी और वो बड़ी तेज रफ्तारी से जीप बढ़ाते चला जा रहा था। वो कस्बे से पहले ही दाएं जानब एक कच्ची सड़क पर मुड़ गया, जबकि हमारा कस्बा नूर नगर कस्बा पार करके था। मैं समझ गया कि वो ना तो अपने गांव मीरानशाह जाना चाहता है, ना ही नूर नगर। वो की तीसरी और नई जगह थी। तकरीबन 3 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद एक जंगल शुरू हो गया। मैं पहले वो इलाका देख चुका था, मगर ये बात बरसों पहले की है, जब हम शिकार के शौक में इधर आते थे। मुझे अच्छी तरह इल्म था कि जंगल के पार दरियाई इलाका शुरू हो जाता है। जंगल तकरीबन 1.5 किलोमीटर था। जंगल के सामने से 1.5 किलोमीटर कच्ची सड़क जाती थी, जहां गांव और बस्तियां आबाद थी। हम जंगल के सामने से गुजर गए। वो फिर भी खामोश रहा, यहां तक कि फिर दाएं जानब एक तंग सी कच्ची सड़क पर आ गया, जो एक नीम डेरे पर जाकर खत्म होती थी। वो हवेली नुमा डेरा कच्ची मट्टी से बना हुआ था। वो गाड़ी लिए हवेली नुमा डेरे पर अंदर चला गया। जीप रुकते ही कई सारे लोग आगे बढ़े। उन्होंने बड़े इत्तेफाक और आजिजाना अंदाज में पीरज़ादा को सलाम किया। इस तरह वो मुझसे भी मिले। कुछ देर के बाद उन्होंने हमारे लिए कमरा खोल दिया, जिसमें जदीद तर्ज के बेड और दीगर सामान था। हल्की हल्की गर्मी हो रही थी। एक मुलाजिम ने एसी चला दिया। तभी पीरज़ादा जूते उतारते हुए बोला, जमाल, नहा लो और फ्रेश हो जाओ, इतने में खाना आ जाता है, वो खाकर बातें करते हैं। फिर मुलाजिम की तरफ देखकर बोला, जमाल के लिए कपड़े ले आओ। ये सुनते ही वो वापस मुड़ गया। पीरज़ादा वकास बेड पर लेट गया। मैं बाथरूम में घुस गया। तकरीबन 1 घंटे के बाद हम खाने से फरागत के बाद चाय पी रहे थे। तब उसने बड़े सुकून से कहा, जमाल, तुझे पुलिस के हाथों मरवाने का प्लान शाहजेब ही का है। उसने डीएसपी को मजबूर कर दिया कि वो तुझे मावराए अदालत ही कत्ल कर दे। डीएसपी ने वाकतन तुम्हारी गिरफ्तारी नहीं डाली। जिस वक्त वो तुझे गिरफ्तार करने गया था, उसने तभी मेरे साथ बात कर ली थी। मैं जब वहां पहुंचा, चीहा चलाया, वो सब ड्रामा था। शाम तक डीएसपी ने शाहजेब को बावर करा दिया कि वो मजबूर हो गया है। अब क्या करे? क्या कहा फिर शाहजेब ने? मैंने पूछा तो वो तेजी से बोला, उसने तुम्हें रात ही को मार देने का हुक्म दे दिया था और शायद
डीएसपी रात ही में तुझे हवालात से निकालकर मार देता। अगर शाह ज़ेब एक दूसरी तरह की हिबासत ना दिखाता। वो क्या? मैंने तजस्सुस से पूछा। उसने प्लान ये दिया कि जमाल को रास्ते में ही कहीं मार कर वापस घर लाया जाए, यदि नूर नगर और वहीं पुलिस मुकाबले का ड्रामा किया जाए। मतलब पुलिस जमाल को गिरफ्तार करने आई, मुज़ाहमत में वो मारा गया और तुम्हारे घर को आग लग गई। उसने हिचकिचाते हुए कहा। मेरे घर को आग लग गई? मैंने तड़पते हुए पूछा। हाँ जमाल, वो तेरे घर को आग लगाकर तेरी माँ और सोहनी को भी कत्ल कर देना चाहता था, मगर शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। यार वकास, तुम साफ लफ्जों में बताओ, मैंने उकताए हुए लहजे में कहा। साफ लफ्जों में बात यह है जमाल, उसने तुम्हारे कत्ल का इंतजार ही नहीं किया और रात तुम्हारे घर को आग लगवा दी है। क्या? मैं तड़प उठा। मेरी निगाहों में मेरी माँ घूम गई। लेकिन पूरी बात सुनो। मुझे जब डीएसपी ने बताया कि शाहजेब क्या चाहता है, तो मैंने फौरन तुम्हारे दोस्त छाके को इतला करवा दी। जिस वक्त शाहजेब के बंदे तुम्हारा घर जलाने के लिए पहुंचे, उस वक्त तक वो वहां से निकल चुके थे। कहाँ गए इसका मुझे नहीं इल्म, लेकिन मैंने डीएसपी को सख्ती से मना कर दिया कि वो तुझे कुछ ना कहे, बल्कि जिस तरह तुम्हें लेकर आया हूं उसी तरह उसे वापसी का कह दिया। उसने अपना वादा पूरा किया और तुझे मेरे हवाले कर दिया। अम्मा और सोहनी के बारे में कुछ पता चला? छाका किधर है? मैंने तेजी से पूछा, बावजूद कोशिश के मेरा उनसे राब्ता नहीं हो सका। तुम्हें मिलने से पहले तक मैंने उनके बारे में किसी भी तरह का इतला का इंतजार किया। उधर तुम्हारी तरफ भी आना था। इससे ज्यादा मीरान शाह नहीं रुक सका। हो सकता है आजकल में पता चल जाए। पीरज़ादा वकास ने माजरताना लहजे में कहा तो मैं बेचैन हो गया। वो सब कैसे हो गया? मेरे दोस्त थे वहां। छाका जान दे देता, पर हो सकता है वो भी। पीरज़ादा वकास, यार मुझे एक बार नूर नगर ले चल, फिर मैं देख लेता हूँ सबको। मैं तुझे ले जाने को अभी ले जाता हूँ, मगर तू नहीं जानता, उन्होंने भलवाइयों की तरह तेरे घर पर हमला किया है। अब कुछ नहीं वहां, पर उसने कुत्तों की तरह अपने बंदे तेरे पीछे छोड़ दिए हैं। उसे शायद तुम नहीं, सोहनी दरकार है, जो इसकी जायदाद की हिस्सेदार बन गई है। तो क्या तुम जानते हो? मैंने हैरत से पूछा। ये जो डीएसपी है ना, ये अपना बंदा है, न जाने किस कोशिश से यहाँ लगवाया गया है। इसने जब मुझे बताया तो मुझे तेरी और शाहजेब की दुश्मनी के बारे में अंदाजा हुआ। खैर, अगर मुझे सोहनी के बारे में मालूम हो जाता तो मैं पूरी जान से इसका तहफ्फुज करता। मैं तलाश कर लूंगा इसे। मेरी माँ, छाका, मैं रूहान सा हो गया। जहां तक मेरा अंदाजा है जमाल, ये लोग किसी महफूज जगह पर होंगे, क्योंकि इस हमले से कुछ देर पहले छाते तक इतला पहुंच चुकी थी। अब अगर किस्मत ने साथ ना दिया हो तो अलग बात है। उसने गैर यकीनी अंदाज में कहा। वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं नूर नगर जाता हूँ, वहां जाकर सारी बात मालूम हो जाएगी। और फिर शाहजेब ने इतना बड़ा उधार मेरे सर चढ़ा दिया है, उसे भी तो उतारना है। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा जमाल कि तुमने सरदार शाहदीन को क्यों कत्ल किया है, या कत्ल किया है या नहीं, लेकिन अब तेरी उनके साथ लड़ाई बन चुकी है। क्या अब तू उनके खिलाफ मेरा साथ नहीं देगा? पीरज़ादा ने वो बात कह दी जिसके लिए उसने मेरी मदद की थी। मैं सोच रहा था कि अब तक इसने अपने मतलब की बात क्यों नहीं की। मैंने एक लम्हा ताहीर किए बगैर कहा, पीरज़ादा, अगर तुम ये कहो कि मैं अब फंस गया हूँ और तुम मुझे इस मुश्किल से निकाल रहे हो, इसके एवज तुम्हारा साथ दूं तो मेरा इनकार है। लेकिन अगर दुश्मन का दुश्मन समझकर मेरा साथ मांगो तो मैं तैयार हूँ। ये मैं इसलिए नहीं कहा है कि तुम जागीरदारों का कोई पता नहीं होता कि कब एक दूसरे से सुलह करके दरमियान के लोगों को मसल दो। मैंने साफ गोई से कहा तो वो हंस दिया। फिर बड़े गंभीर लहजे में बोला, जमाल, सीधी सी बात है, अगर इस इलाके पर मेरी हुक्मरानी हो जाती है तो मुझे और क्या चाहिए। मैं सरदार शाहदीन की सोच और सियासत को नहीं पा सकता था,
मगर शाहजेब को तो नीचा दिखा सकता हूँ। साफ और सच्ची बात यह है कि तुम अपना इंतकाम लेना, मैं पूरी मदद दे दूंगा। मैं अब शाहजेब को अपना हमपल्ला देखना चाहता, इसे खत्म कर देना चाहता हूँ। मेरी सियासत कुछ भी रहे, लेकिन तुम्हारे आड़े कभी नहीं आऊंगा। मतलब तुम मेरे साथ शाना बचाना खड़े नहीं होगे, मेरे हलीफ के तौर पर कभी सामने नहीं आओगे। मैंने उसकी बात समझते हुए कहा तो वो पूरी संजीदगी से बोला, यूं ही समझ लो, इसकी एक अहम वजह है जिसे तुम बखूबी जान सकते हो। कुछ जगह, कुछ ताल्लुकात के दायरे और कुछ मफादात के मरकज ऐसे होते हैं कि बंदा मजबूर हो जाता है। हाँ, मैं कह सकता हूँ कि मैं जमाल को नहीं रोक सकता, मेरा उस पर कोई हक नहीं। तुम समझ सकते हो ना मेरी बात? ठीक है, मैंने मान ली तेरी बात। अब चल नूरनगर, मैंने उठते हुए कहा। हम अभी चलते हैं, लेकिन ये जहन में रखना, उसने अपने बाप के कत्ल में तेरी गिरफ्तारी जरूर दिलवानी है। वो चाहेगा कि तू पुलिस ही के साथ टकराकर खत्म हो जाए। पीरजादा ने उठते हुए कहा, ये सारी बात की बातें हैं, तू पहले मुझे नूरनगर पहुंचा, फिर सब देख लूंगा। मैंने कहा और जूते पहनकर उठ गया। हमारे दरमियान जो तय पाना था वो पा गया था। वो पहर सर पर थी। मैं बाहर से कच्चा डेरा, अंदर से जदीद तर्ज का सजा हुआ, मुझे अच्छा लगा था। मैंने इस इलाके में बहुत पहले फिरता रहा था, लेकिन यह हवेली नुमा डेरा पहले कभी नहीं देखा था। सहन में आकर मैंने पूछा, ये डेरा किसका है? चौधरी शाहनवाज का, उसने बताया। तो वो ग्रांडील कद का शख्स मेरे जहन में आ गया। यार, वो तो कस्बे में, ये उसका वो डेरा है जहाँ खास लोग ही आकर ठहरते हैं, बाकी तुम समझदार हो। उसने गोलमोल सी बात की तो मैंने भी ज्यादा तजस्सुस दिखाने की जरूरत महसूस नहीं की। और वैसे भी इस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नूरनगर छाया हुआ था। मेरी कोशिश थी कि मैं जल्द अज जल्द वहां पहुंच जाऊं। जिस वक्त हम जीप में बैठकर वहां से चले तो मेरे अंदर बेशुमार वसवसे उभरने लगे। मेरी अम्मा का चेहरा बार बार मेरी निगाहों में फिर रहा था। वही एक घर जिसमें मेरी माँ ने जवानी बेवकी की हालत में गुजार दी थी, जहाँ कभी वहां खतरा नहीं रहा था, ना कभी उसने मुझसे खौफ मुसल्लत होने दिया था। वही घर जला दिया गया था। मेरे अंदर जैसे आग लगी हुई थी, वही आग जिसने मेरे घर को जलाया था। सोहनी का साथ अगरचे चंद दिनों का था, लेकिन उन्हीं चंद दिनों में उसने मेरे इंतजार की तवालत को खत्म करके मेरी फतह को करीब कर दिया था। मैं जो एक तवील सफर तय करने की सोच रहा था, वो उसने मुख्तसर कर दिया। और चाका मेरे बचपन का दोस्त ही नहीं, मेरे भाइयों जैसा मुखलिस साथी था, जिसके बगैर मैं खुद को अधूरा समझता था। मेरी आंखों के सामने एक तस्वीर बनती तो दूसरी आ जाती। जीप जिस तरह तेज रफ्तारी से बढ़ती चली जा रही थी, उससे कई गुना रफ्तार से मेरा खून खोल रहा था। सूरत हाल क्या थी मैं इससे नावाकिफ था। दिल नहीं मान रहा था कि इन्हें कुछ हुआ होगा, लेकिन ज़हन शाहजेब की हबासत से इनकार नहीं कर रहा था। उसने जो इतना बड़ा कदम उठाया था, अब उसका हमियाजा तो भुगतना ही था शाहजेब ने। मैंने खुद को पुरसुकून करने के लिए सीट की पुश से टेक लगा ली। नया पैराग्राफ। जसपाल की आंख खुली तो दोपहर होने वाली थी। किसी ने भी इसे नहीं जगाया था। उसने अपना सेल फोन उठाकर देखा, वो बंद था। उसने सेल फोन ऑन किया और फिर फ्रेश होकर नीचे ड्राइंग रूम में आ गया। वो अपने साथ सेल फोन और लैपटॉप भी उठा लाया था। ज्योति उसके लिए लस्सी ले आई, जिसे पीते ही उसने कहा, ज्योति, मेरे लिए चाहे खाना लगा दो या नाश्ता, मैंने जालंधर जाना है हरप्रीत का पता करने। वो तो ठीक है, लेकिन अनुजीत भाई जी ने कहा है कि जब तक वो न आ जाए आपको कहीं न जाने दिया जाए। उन्होंने 2-3 घंटे पहले फोन किया था। चलो ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ, उसने कहा और लैपटॉप खोल लिया ताकि रणवीर के बारे में कोई खबर देख सके। पंजाबी गुरुमुखी में तो उसे पढ़नी नहीं आती थी, इसलिए इंग्लिश अखबार ही देखता रहा। आखिर एक अखबार में उसे 2 कालमी खबर मिल गई, जिसकी तफसीलात में यही दर्ज था कि दहशतगर्दों ने पुलिस इंस्पेक्टर रणवीर सिंह का कत्ल कर दिया। वो कई दिनों से धमकियां दे रहे थे,
وغیرہ وغیرہ۔ وہ گول مول سی خبر تھی جس سے کسی کے بارے میں اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ خبر پڑھنے کے تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، ممکن ہے اس سے کیشو مہرا نے رابطہ کیا ہو اور اس کا فون بند ملا ہو۔ وہ خود اس سے رابطہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ حد درجے محتاط ہو گیا تھا۔ اسے یہ تو یقین تھا کہ خفیہ والے اس پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ بعید نہیں تھا کہ فون بھی کہیں ٹریس ہو رہا ہو۔ اگرچہ سیل فون کے معاملے میں ذرا مشکل تھا، لیکن پھر بھی احتیاط کا تقاضا یہی تھا۔ شاید انوجیت اسی مقصد کے لیے جالندھر سے آ رہا ہو۔ اس نے انوجیت کے نمبر ملا دیے۔ چند ہی لمحوں کے بعد رابطہ ہو گیا تو اس نے بتایا، یار میں راستے میں ہوں، 20 منٹ تک پہنچ جاؤں گا۔ چلو ٹھیک ہے، آ جاؤ تو پھر اکٹھے حویلی چلیں گے۔ جسپال نے کہا، نہیں میرے پاس حویلی جانے کے لیے وقت نہیں ہوگا، بس میں آ رہا ہوں۔ اسے تیزی سے کہا اور فون بند کر دیا۔ جسپال کے پاس سوائے انتظار کے اور کوئی کام نہیں تھا، سو وہ ناشتہ کر چکا تھا جب گھر کے سامنے گاڑیاں رکنے کی آواز آئی۔ اس کے ساتھ ہی بنتا سنگھ نے گیٹ کھول دیا۔ پہلے انوجیت کی گاڑی اندر آئی اور پھر ایمبولینس اس کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ جسپال کا دل دھک سے رہ گیا، کہیں ہرپریت، اور وہ اس سے آگے کچھ نہیں سوچ سکا۔ وہ تیزی سے پورچ میں آ گیا۔ انوجیت تیزی سے اپنی گاڑی سے نکلا۔ تب تک ایمبولینس میں سے پھپھو کلجیت کنور نکلی۔ ڈرائیور نے عقبی دروازہ کھولا اور پھر دونوں نے بڑی احتیاط کے ساتھ اسٹریچر اتارا۔ جسپال کے دماغ میں آندیاں چلنے لگی۔ وہ اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ انوجیت نے سہارا دیکھ کر ہرپریت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا تو جسپال کی سانس میں سانس آئی۔ وہ تیزی سے بولا، او یار، اس کا وزن کتنا ہوگا؟ ہاتھوں پر اٹھا لو۔ چل پتر آجا اور اٹھا کر لے جا اسے اندر، کلجیت کنور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو ہرپریت نے جسپال کی طرف ایک زخمی مسکراہٹ سے دیکھا۔ جسپال آگے بڑھا اور ہرپریت کو بڑے آرام سے اٹھایا، پھر اس کے کمرے تک لے جا کر بڑے آرام سے بیڈ پر لٹا دیا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد انوجیت ایمبولینس والے کو بھیج کر آ گیا۔ تبھی جسپال نے پوچھا، یار ڈاکٹر نے تو کہا تھا کہ کم از کم 10 دن لگیں گے اور تم اسے… پہلے تو یہی کہا تھا، لیکن رات انہوں نے ہر طرح سے مطمئن ہو جانے کے بعد یہی کہا کہ اب زخم بھرتے بھرتے بھرے گا، گھر میں زیادہ آسانی سے دیکھ بھال ممکن ہوگی، بس کچھ احتیاط کرنے کو، اور 3 دن کے بعد چیک اپ کا کہا ہے۔ اس نے پوری تفصیل بتا دی۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہو ہرپریت؟ اس نے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھا، یہاں گھر میں تو سکون ہے، وہاں ایک طرح کی بیزاری تھی۔ وہ ہلکے سے مسکراتے ہوئے بولی۔ تب انوجیت نے جسپال کو اشارے سے باہر بلایا۔ وہ دونوں باہر لان میں چلے آئے تو اس نے پوچھا، رنویر کو کس نے مارا ہے؟ میں نے، جسپال نے 2 ٹوک لہجے میں جواب دیا۔ کیسے؟ اس نے پوچھا تو جسپال نے تفصیل بتا دی، جسے وہ بڑے دھیان سے سنتا رہا۔ پھر بولا، میرا خود اسے مارنے کا پلان بن چکا تھا، سب لوگ تیار تھے، اس لیے میں ڈاکٹر کے سر پر چڑھ گیا کہ وہ ہرپریت کو گھر بھیج دے۔ مجھے تو صبح پتا چلا۔ خیر، اب تو سنبھالو یہاں، مجھے اپنے کچھ تنظیمی لوگوں سے ملنا ہے اور ایک لیڈی ڈاکٹر کا بندوبست کرنا ہے جو ہرپریت کے زخم کی روزانہ پٹی کر جایا کرے۔ شام تک لوٹ آؤں گا۔ ٹھیک ہے، جسپال نے کہا تو وہ انہی قدموں پر پلٹا اور اپنی گاڑی لے کر کوٹھی سے نکلتا چلا گیا۔ جسپال وہاں سے سیدھا ہرپریت کے کمرے میں چلا گیا جو بلا شبہ اس کے انتظار میں تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا دی، پھر آنکھ کا ہلکا سا اشارہ کرتے ہوئے دھیرے سے بولی، آؤ بیٹھو۔ پھپھو کہاں ہے؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، وہ بہت تھکی ہوئی ہوں گی، میں نے انہیں آرام کرنے کا کہا ہے۔ تم سناؤ؟ وہ دھیرے سے بولی، میں ابھی کچھ دیر پہلے تمہارے پاس آنے لگا تھا، تمہیں ضرورت پڑ گئی تھی۔ آنے لگا تھا تو آ جاتے، وہ بولی۔ یار وہ گرو مکھی نہیں آتی نا، میں نے خبر دیکھنی تھی۔ جسپال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایسی کوئی خاص خبر تھی؟ اس نے پوچھا۔ ہاں خاص ہی تھی، پتہ نہیں تجھے انوجیت نے بتایا ہے کہ نہیں، میں نے اس بندے کو مار دیا ہے جس نے تجھ پر فائر کروایا تھا۔ واقعی؟ کون تھا وہ خوشگوار حیرت سے بولی۔ رنویر۔ رات میں نے، اس نے کہا اور باقی بات اشاروں میں سمجھا دی۔ پھر ہرپریت کے اصرار پر اس نے تفصیل بتاؤ کہ کیسے پتا چلا اور پھر کیسے مارا۔
वो बातें करते रहे यहाँ तक कि दोपहर होगी। इस दौरान लेडी डॉक्टर आ गई जो रसूलपुर कलां की रहने वाली थी। उसने आकर इंजेक्शन दिया और दवाएं दी। कुछ देर के बाद हरपरीत सो गई। डॉक्टर चली गई तो जसपाल हवेली जाने के लिए तैयार हो गया। वो गाड़ी लेकर जैसे ही गेट पार करके बाहर आया तो उसके सामने दो जवान आन खड़े हुए। जसपाल ने सवालिया निगाहों से उनकी तरफ देखा और पूछा, कौन हो तुम लोग और मेरा रास्ता कैसे रोका है? हमारा ताल्लुक पुलिस डिपार्टमेंट से है और हमें हुक्म है कि आपको घर तक महदूद रखा जाए। उनमें से एक ने तेजी से कहा, क्यों? उसने हैरत से पूछा, ये मैं नहीं जानता, लेकिन आप घर तक ही महदूद रहेंगे। दूसरी बार उसका लहजा कदरे सख्त था। जिसने मुझे घर तक महदूद करने का हुक्म दिया है उससे वजह भी पूछो, वरना मेरा रास्ता मत रोको। जब मालूम हो जाए तो मुझे बता देना। मैं पिंड जा रहा हूँ अपनी हवेली। ये कहकर उसने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसे बहरहाल ये मालूम हो गया था कि मामला खासा गंभीर हो गया है और पूरी संजीदगी के साथ उसे घेरने की कोशिश हो रही है। उसके इर्द गिर्द खतरा बढ़ गया था। दफ्तन उसके जहन में एक ख्याल रेंग गया। उसने अपने सेल फोन से रणवीर के नंबर मिलाने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ से बेल जाती रही। काफी देर बेल जाने के बाद फोन किसी ने रिसीव कर लिया। तभी जसपाल ने कहा, आप कौन बात कर रहे हैं? मुझे रणवीर सिंह से बात करना है। आप कौन हैं? दूसरी तरफ से पूछा गया। मैं जसपाल सिंह हूँ, रणवीर साहब से बात करना चाहता हूँ, उन्हें फोन दे। इस बार वो जरा सख्त लहजे में बोला। रणवीर सिंह जी कल रात शहीद हो गए हैं, मैं उनका भाई बात कर रहा हूँ। ओ, वो बोला, फिर लम्हा भर के लिए चुप हो गया। ठीक है, मैं थाने बात करता हूँ। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। वो गाड़ी लिए सीधा थाने जा पहुंचा। वो ड्यूटी पर चंद कांस्टेबल थे और एक एसआई। तारुफ वगैरह के बाद ड्यूटी पर मौजूद एएसआई से पूछा, क्या आपने अपने बंदे मेरे घर पर लगाए हुए हैं? हमने नहीं लगाए, ये ऊपर से अहकाम आए हैं और वो बंदे भी चंडीगढ़ से आए हैं। वो बोला, क्यों? उसने पूछा। रणवीर सिंह रात कत्ल हो गए हैं। दूसरे पुलिस इंस्पेक्टर हैं जिनका थोड़े ही दिनों में कत्ल हुआ है। इसकी बड़े पैमाने पर तफ्तीश की जा रही है और सीधी बात है कि आप पर भी शक है। ठीक है, इसका कोई कागजी सबूत है तो मुझे दें, मैं आपके साथ भरपूर तावन करूंगा। लेकिन अगर यूं ही पुलिस को मुझ पर मुसल्लत किया गया तो फिर मैं अपने वुकला से भी मदद लेने की जरूरत महसूस करूंगा। ये बात अपने ऑफिसर तक पहुंचा दें। आप उनसे खुद बात क्यों नहीं कर लेते? उसने कहा। मैं नहीं, मेरे वुकला करेंगे। चंडीगढ़ को कौन सा दूर है, 3-3.5 घंटे का सफर है। अगर ये इतना ही जरूरी हुआ तो मैं जरूर ऐसा कर लूंगा। मैं फिर यहाँ के नहीं, आला हकाम से बात करूंगा। उसने संजीदगी से कहा। आप देखें जी, मैं क्या कर सकता हूँ? ड्यूटी कांस्टेबल ने बेचारगी से कहा। ठीक है, अब मैं खुद देखता हूँ इस मामले को। अजीब रवैया है, जसपाल ने कहा और वहां से उठ गया। उसका रुख हवेली की तरफ था। जसपाल को हवेली में चहलकदमी अच्छी लगी थी। तकरीबन अभी कमरों में रिहायशी होगी। वो दलान में धरी एक कुर्सी पर बैठ गया तो प्रयाल सिंह उसके पास आकर बैठा तो उसने पूछा, कहो प्रयाल, कैसा लगा माहौल? माहौल तो बहुत अच्छा है जी। आज सुबह से मैंने कुछ मशकूक बंदे देख रहा हूँ हवेली के इर्द गिर्द। कहीं ये हम पर शक न कर रहे हो कि यहाँ का थानेदार हमने मारा है? ये कहकर वो खिलखिलाकर हंस दिया। शक करने को तो मुझ पर भी किया जा सकता है, मगर तुम लोग फिर भी मोहतात रहना, जसपाल ने आम से लहजे में कहा। तो प्रयाल ने पूछा, वैसे भाई जी, वो ग्रुप जो उन थानेदारों को मार रहा है, उनका मकसद क्या हो सकता है? तुम्हें कैसे पता चला कि कोई ग्रुप है जो इन थानेदारों को मार रहा है? जसपाल ने चौंक कर पूछा। हवेली के बाहर जो चौपाल है ना, मैं काफी देर इधर बैठा रहा, लोग बातें कर रहे थे। अब ये लोगों का ही अंदाजा है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। उसने बताया। उन्होंने तुम्हारे बारे में भी पूछा होगा कि तुम कौन हो और हवेली में क्यों रहते हो? जसपाल ने अचानक मौजू बदलते हुए पूछा था और मैंने बताया कि हम जसपाल भाई जी के मुलाजिम हैं। उन्होंने हमें यहाँ लाकर रखा है।
क्योंकि उन्हें यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से खतरा है। मेरा ख्याल है ये पैगाम बलजीत सिंह तक पहुंच भी गया होगा। उसने संजीदगी से बताया। चलो अच्छा है, लेकिन प्रयाल ये ध्यान रखना, तुम्हारी तरफ से पहल नहीं होनी चाहिए। कोई जान को आए तभी वार करना और न तसादम से हर मुमकिन बचने की कोशिश करना, क्योंकि वो चाहेंगे कि तुम लड़ो और वो किसी न किसी जाल में फंसा ले तुम्हें। जसपाल ने उसे समझाते हुए कहा। जी भाई जी, उसने मुअद्दबाना अंदाज में कहा। तभी किचन की तरफ से एक लड़की बरामद हुई, जिसे स्याह और सफेद दायरों वाली शलवार कमीज पहनी हुई थी और उसके सर पर सफेद आंचल था। वो हाथ में ट्रे लिए नमोदार हुई। उसे देखकर जसपाल ने पूछा, ये कौन है? ये मेरी सवीनी है जी भाई जी, बहुत जल्द हम शादी करने वाले हैं। बाकी ये वही होती है जहाँ मैं होता हूँ, मेरे बगैर रह नहीं सकती ना। ये कहकर वो हंस दिया। सत श्री अकाल जी। सवीनी ने ट्रे रखा और हाथ जोड़ते हुए फतह बुलाई। सत श्री अकाल, कैसी हो? जसपाल ने बड़े नरम लहजे में पूछा। जी बिल्कुल ठीक हूँ, आप चाय पिए? ये कहकर वो तेजी से पलट गई। अच्छी खासी नौ उम्र और खूबसूरत लड़की थी। दोनों ने अपना अपना मग उठाया, चाय के धीरे धीरे सिप लेने लगे। इस दौरान प्रयाल अपने बारे में बताता रहा कि किस तरह वो स्टूडेंट सियासत में रहा और अब बदमाशी के अलावा और कोई काम नहीं है। किस तरह वो एक ग्रुप बनाने में कामयाब हो गया, जिससे अब बहुत सारे काम वो बड़ी सहूलत से कर लेता है। वो अपनी बातों में मगन थे कि बाहर से एक नौजवान ने इनके पास आकर कहा, बाहर जी कुछ लोग आए हैं जसपाल जी, वो आपसे मिलना चाहते हैं, कहें तो बुला लो उन्हें। नाम नहीं पूछा उनका? प्रयाल ने काफी हद तक गुस्से में कहा। पूछा था, लेकिन उन्होंने बताया कुछ नहीं, बस इनको बाहर आने का कहा है। उसने वजाहत करते हुए कहा। अच्छा चल मैं आता हूँ, जसपाल ने कहा और उठ खड़ा हुआ। प्रयाल उसके साथ ही उठ गया। उसके साथ इधर उधर बैठे लोग भी उठकर बाहर की समझ चल पड़े। जसपाल ने हवेली के फाटक पर आकर देखा, बाहर काफी सारे लोग खड़े थे, जिनके दरमियान एक कार खड़ी थी और उसके पीछे पुराने मॉडल की जीप थी। इन काफी सारे लोगों के दरमियान शलवार कमीज और भारी पगड़ी के साथ बलजीत सिंह खड़ा था। उसकी आंखों से शोले उबल रहे थे। वो इंतहाई नफरत और हकारत से जसपाल की तरफ देख रहा था। जसपाल ने उछती सी नजर उन पर डाली और गेट के करीब खड़े बंदे से पूछा, हाँ भाई क्या बात है? सरदार बलजीत जी आए हैं, चलो इनकी बात सुनो। अच्छा तो ये है बलजीत सिंह, प्रयाल सिंह ने तेजी से कहा और फिर अपने पीछे खड़े हुए शख्स की तरफ देखकर महसूस इशारा किया, जिसे जसपाल नहीं देख सका था। वो बलजीत सिंह की आंखों में आंखें डालकर बोला, जिसने मिलना है वो यहाँ तक खुद आ जाए, जाओ जाकर कह दो। उसने कदरे ऊंचा कहा था कि उसकी आवाज दूर तक सुनाई दे, जिस पर वो सब चंद लम्हे के लिए खामोश खड़े रहे। फिर एक उधेड़ उम्र का बंदा आगे बढ़ा और उसके पास आके सुकून से बोला, जसपाल सिंह, मैं इस गांव का सरपंच हूँ। दिलबीर सिंह नाम है मेरा और हमारा सरपंच सरदार बलजीत सिंह है। तुम्हें शायद गांव के रीति रिवाज का नहीं पता, इसलिए हम सब मिलकर तुम्हारे पास आए हैं ताकि तुम्हें समझाएं, वरना पंचायत को ये कानूनी हक भी हासिल है कि वो गांव के किसी भी शख्स को अपने पास हाजिर होने का कह दे। जी बोले, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? जसपाल ने तहम्मुल से पूछा। क्या हम यूं ही खड़े खड़े बात करेंगे, हमें बैठने के लिए नहीं कहोगे? दलबीर सिंह पंच ने बोला। क्यों नहीं सरदार जी, हम आपको बैठने के लिए क्यों नहीं कहेंगे? आखिर को आप चलकर मेरे घर आए हैं। ये कहकर जसपाल ने मुड़कर प्रयाल से कहा, इन सबको बैठाओ और इनके लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त भी करो, जल्दी। जी भाई जी, प्रयाल ने कहा और मुड़ गया। कुछ ही देर के बाद से अंदर से 4 पहिया निकालकर बाहर आने लगी। वो सच में बरगद के दरख्त के नीचे ही बैठते जा रहे थे। पंच और सरपंच के लिए कुर्सियां रख दी गईं। उन्हीं के मुकाबल जसपाल को भी एक कुर्सी पर बैठा दिया गया। तभी दिलबीर सिंह ने बड़े ठंडे और तहम्मुल भरे अंदाज में कहा, देख लें भाई जसपाल सिंह जी, किसी भी पंचायत का काम जहाँ मसले मसाइल का फैसला करना है,
وہاں اس کا یہ فرض بھی ہے کہ وہ امن و امان رکھنے میں پوری مدد دے اور ایسا غیر قانونی کام نہ ہونے دے جس سے امن و امان خراب ہو سکتا ہو۔ اس لیے ہم تمہیں سمجھانے آئے ہیں کہ یہ جو تم نے حویلی آباد کر لی ہے اور اس میں غنڈے لا کر بٹھا دیے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر میں آپ کی ان ساری باتوں پر لکیر پھیر دوں تو؟ جسپال نے سکون سے جواب دیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ دلبیر سنگھ نے سخت لہجے میں کہا۔ میں نے اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں بزرگوں، ورنہ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ میں آپ کی ان ساری باتوں کو جھوٹا ثابت کر دوں تو؟ وہ اسی پرسکون لہجے میں بولا۔ دیکھو، تم گھر آئی پنچایت کی بے عزتی کر رہے ہو، تمہیں ایسے کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس بار دلبیر سنگھ نے کافی حد تک سختی سے کہا۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور کہاں ملاقات ہو جائے؟ مجھے تو بہرحال اپنا مقصد حاصل کرنا ہے نا، وہ تیزی سے بولا۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔